Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum. Okay, in P1 we have to discuss May June 2023 variant 1 2 जो कि लास्ट ईयर का पेपर था और एक काफी मुश्किल पेपर कंसीडर किया जाता है। ओके जी, ताहा बताएंगे आप भी कौन से प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन 6 आप कौन सा कह रहे हैं, ज्योमेट्रिक वाला? ओके पहले आमिना ने क्वेश्चन 5 कहा हुआ है, वो देख लेते हैं। आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है, मीन आपको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है लिमिट 0 से 4 तक। चलें, लेट्स इंटीग्रेट। सो y इज इक्वल टू 10x पावर 1/2 माइनस 5/2 x पावर 3/2। सो इसको हमने इंटीग्रेट करना है लिमिट्स 0 to 4 ओके। सो इससे में मिलेगा एरिया। ओके इसको इंटीग्रेट करें तो यू विल गेट 10x पावर 1/2 प्लस 1 इज 3/2, नीचे लिखा 3/2 मीन ऊपर 2, सॉरी हाँ जी वो बन जाएगा। और माइनस 5/2 एज इट इज x पावर 3/2 की इंटीग्रेशन 5/2 ओवर 5 और 2 न्यूमरेटर में, and then limits 0 to 4. So लिमिट्स अब अप्लाई करते हैं, लेकिन लिमिट से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। एरिया इज 20/3 x पावर 3/2, 5/2 2/5 ये तो कैंसिल हो जाएगा, x पावर 5/2 लिमिट 0 to 4। ओके पहले पुट करते हैं अपर लिमिट। सो बेहतर है लिमिट्स पुट करने वाला स्टेप शो करें। 4 पावर 3/2 माइनस 4 पावर 5/2, दिस इज अपर लिमिट, माइनस 0, तो वो तो ये 0 ही हो जाएगा। देन एरिया इज इक्वल टू 4 पावर 2/3 इज 2 square 2 cube 8 21 60/3, 2 square 2 power 5 32,
सो मेरे मुताबिक कैलकुलेशन जो आ रही है, एरिया है 64/3, या इसको आप 21.33 लिखेंगे, 21.3. सो दिस इज द एरिया. क्वेश्चन नंबर 5. ओके ताहा, आप कह रहे हैं क्वेश्चन 6. सो आफ्टर क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 इज ये है क्वेश्चन 6. Show that the arc length AB. Okay, the diagram shows the sector OAB with center O. So center है O. So actual sector basically ये 2 रेडियस हैं और ये सेक्टर है. AOB is theta, AP is equal to OP is equal to AP is equal to X. Show that the arc length AB is 2x theta cos theta. देखिए आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए हमें थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए. थीटा है हमारे पास, सिर्फ रेडियस नहीं है. और रेडियस के बारे में हम, रेडियस है बेसिकली ओ बी, या आप कह लो ओ ए. तो इन दोनों में से कोई एक, कुछ किसी एक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सो देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो दिस इज आल्सो थीटा. और हमने फाइंड करनी है आर्क लेंथ. आर्क लेंथ के लिए हमें रेडियस चाहिए और रेडियस के लिए मीन ये लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए. ये लेंथ फाइंड करने के लिए अगर हम साइन रूल लगाना चाहते हैं तो वो साइन रूल नहीं लगा सकते क्योंकि इसके ऑपोजिट एंगल नहीं है. और कहां से कहां तक क्या कह रहे हैं? अच्छा, उस तरह भी किया जा सकता है. तो एक ऑप्शन ये है कि आप ये एंगल फाइंड करें, लेकिन इस एंगल के लिए ये एंगल बनेगा, डिग्रीज की अगर बात करें तो 180 माइनस 2 थीटा, या पाई माइनस, रेडियन में बात करें, रेडियन में तो पाई माइनस 2 थीटा. तो जब पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी. तो दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अगर इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, पी से लेकर उधर परपेंडिकुलर, तो क्योंकि ये पहले जो गिवन थी ये राइट एंगल ट्राइंगल थी तो ये उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. और आप इसमें से ये लेंथ कैलकुलेट कर लें, दिस वन, इसको आप वाई कह लें. और ये किस रेशियो से कैलकुलेट होगा? ये कॉज रेशियो से होगा. मीन आपके पास आएगा कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनस y ओवर x. सो यहां से आपके पास y मिल जाएगा x cos थीटा. सो अगर ये x cos थीटा है y, तो फुल ओ ए क्या होगा? ओ ए होगा डबल उसका 2x cos थीटा. सो आर्क लेंथ s इज इक्वल टू होता है r थीटा. तो आर्क लेंथ आपके पास, रेडियस है आपके पास 2x cos थीटा और थीटा है थीटा. सो ये आपके पास आ गया 2x थीटा cos थीटा. जीता पार्ट ए क्लियर है? ओके, पार्ट बी. आपने क्वेश्चन 6 कंप्लीट कहा है ना? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड थीटा. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे.
ठीक है, ये लेंथ याद रखिए कि ये लेंथ अभी आपने फाइंड की थी 2x cos थीटा। ये हमने फाइंड की। सो हम करने लगेंगे एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे। सो शेडेड एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। अब रेडियस क्या है इसमें? 2x cos थीटा हाफ आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और थीटा, तो थीटा ये हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से माइनस करना है हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल करने के लिए बहुत सी ऑप्शंस हैं, कोई स्पेसिफिक फॉर्म तो नहीं उसने कहा लाने के लिए ना। हम अगर ये एंगल कर लें तो हाफ ए बी साइन सी कर लें, बल्कि मैं ये एक साइड, ये एक साइड, आई एम गोइंग टू टेक दीज टू साइड्स, हाफ ए बी साइन सी लगा सकता हूं इस पे, हाफ ए बी साइन सी। और अगर मतलब ये गलत नहीं होगा, मीन अगर लगाए इस तरह हाफ ए बी, मीन एक साइड है एक्स, दूसरी साइड है 2x cos थीटा, ये हाफ ए बी हो गया इनटू साइन एंगल बिटवीन देम, तो ये बन गया। सो दिस इज द शेडेड एरिया। अगर इसको देखें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी क्या बन सकती है? आप देखें तो ये जो स्क्वायर होगा तो ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और वो 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 2 रह जाएगा। x का स्क्वायर x, ये थीटा, और cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया, माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। उसने कहा था फाइंड करें एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड थीटा, तो ये इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड थीटा आ चुका है। इसमें से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हैं, cos थीटा कॉमन लेना चाहते हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी उसने कंडीशन नहीं सेट की हुई। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज द राइट आंसर। इसके मल्टीपल आंसर हो। ये था क्वेश्चन 6। नेक्स्ट बताइए 7B। नहीं, वो नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ताहा कह रहे हैं 7A। बाय फर्स्ट एक्सपेंडिंग cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। चले पहले जो उसने कहा है वो करते हैं। उसने कहा cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें। तो आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसने कहा पहले इसको एक्सपेंड करें, कर लिया एक्सपेंड। Find the three solutions of the equation cos theta plus sin theta whole square is equal to 1. अब देखिए जब इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया? ये 1 बन गया। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। तो इसका मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा के। ये हमने कहा। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको इधर लिखें। हम सॉल्व करना चाहते हैं
इक्वेशन cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को, अब cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल है? वो इक्वल है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। सो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। 1 और 1 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। सो इसके आगे टू केसेस बनते हैं, इधर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका बेस्ट तो ये है जब 0 आ जाए तो कॉस इनवर्स ऑफ 0 करें तो बेसिक एंगल अगर आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो वो 0 ही आएगा, साइन के केस में, कॉस के केस में 1 आएगा। उधर से भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका बेसिक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ना आए, 0 पे आ जाए, 90 आ जाए, 180 आ जाए, 270, 360 आ जाए, तो आप उसको, इसका मतलब उसको क्वेश्चन को ग्राफ के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में साइन का ग्राफ है और कॉस का ग्राफ है, ये ग्राफ मैंने 0 से 360 तक ड्रॉ किए हैं, तो आप बताइए इस ग्राफ को देख के मेंटली बता सकते कि साइन 0 कहाँ कहाँ होता है। साइन 0 0 पे होता है, 180 पे होता है और 360 पे। तो एक आंसर होगा 0, दूसरा आंसर होगा 180 लेकिन हम लिखेंगे पाए, तीसरा होगा 2 पाए लेकिन वो हमारी रेंज से बाहर आ जाएगा, हो जाएगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे। इसी तरह इसमें एक यहाँ पे 0 आ रहा है, एक यहाँ पे 0, एक 90 पे और एक 270 पे, एक 90 पे और एक 270 पे, और हमारी रेंज में सिर्फ 90 आ रहा है, मीन पाई बाय 2। सो ओवरऑल ये हमारे 3 सोल्यूशन इसी में। जी ताहा क्लियर है ये? नेक्स्ट बताइए। ओके, आमिना ने जो क्वेश्चन कहे हैं, किधर गया? 5 हो गया था, 8 C and D, 8 C and D। सो क्वेश्चन 8 पहले C and D कर लेते हैं ताहा, फिर 9B की तरफ भी जाते हैं। सो क्वेश्चन 8 को अगर आप देखिए तो द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ f of x, f of x is equal to 3 plus 2 sin 1 by 4x, 0 से 2 पाई के लिए ग्राफ बना हुआ है। On the diagrams above, sketch the graph of y is equal to f inverse x। चले वैसे मैं ये पार्ट भी कर लेता हूँ, f inverse x। तो f inverse x के लिए पहले आपको लाइन y is equal to x ड्रॉ करनी पड़ती है, और y is equal to x लाइन क्या होती है? कुछ ऐसी है लाइन y is equal to y is equal to x लाइन। y is equal to x मीन के 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, पाई पे पाई, हाफ पाई पे हाफ पाई। सो अब हम इसका ग्राफ, सो बेसिकली रिफ्लेक्शन बनाना है, अगर वो पाए पे था तो इधर पाए पे ही बनेगा, ठीक हो गया, और फिर यहां से पास होगा, और तकरीबन इधर मीट करना चाहिए।
कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, because we know कि f of x and f inverse x both are reflection of each other over the line y is equal to x। फिर बी पार्ट में आपने इनवर्स भी फाइंड कर लिया होगा। सी और डी पार्ट देखते हैं क्या है। सी पार्ट, the diagram above shows part of the graph of the function g of x 3 plus 2 sine 1 by 4 x minus 2 pi से 2 pi। Complete the sketch of the graph of g of x on the diagram above and hence explain whether function g has an inverse। देखिए अगर देखा है तो g of x का ग्राफ बना हुआ तो है, लेकिन वो बना हुआ है 0 से लेकर 2 पाए तक, 0 से लेकर 2 पाए तक। आपको इसको कंप्लीट करना है। पहला पार्ट इसका ये कि आपने इसका ग्राफ कंप्लीट करना है। जी कंप्लीट करते हैं इसका ग्राफ। आपको ये पता है कि इसका 3 इज द मीन पोजीशन। आपको मैंने कुछ बातें बताई हुई हैं कि a साइन बी एक्स प्लस सी, ये जो नंबर ऐड हो रहा होता है या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, ये मीन पोजीशन को शो करता है। और यहाँ क्या ऐड हो रहा है? 3। सो 3 इज द मीन पोजीशन। तो मुझे लगता है कि ये है मीन पोजीशन, ये। सो अगर ये ग्राफ इस टाइम मीन पोजीशन पे है, ये मीन पोजीशन है इसकी। और 2 क्या बताता है कि एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मीन अगर ये 3 है तो अगर ये 3 है तो इसका 3 प्लस 2 दिस इज 5.2। 5, ये 3 है तो यहाँ पे ग्राफ यहाँ तक जा रहा है तो ये 5 होगा। तो इसी से 2 यूनिट नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। आप अगर ये 3/2 पाई चेक करेंगे ना, सॉरी, हाँ जी ऐसे ही है, ये 3/2 पाई चेक करेंगे तो तकरीबन 2, ये 5 से थोड़ा सा कम हो। बहरहाल चेकिंग की जरूरत नहीं है। अब ये बी क्या शो करता है? नंबर ऑफ साइकिल्स विद इन 360 डिग्री। सो यहाँ 1/4 है तो 360 डिग्री के अंदर एक साइकिल भी पूरा नहीं है, आधा भी नहीं है, 1/4 है, 1/4 है, ऐसे ही है। सो आप ये देखिए कि 360 डिग्री में, 0 से 360 में ये 1/4 साइकिल बना हुआ है। तो मैं उसका दूसरा पार्ट अगर ड्रॉ कर दूं इधर -2 पाई तक, अगर 2 पाई पे अगर एक्यूरेसी चाहते हैं, वैसे तो हमें अंदाजा है, अगर एक्यूरेसी चाहते हैं तो अपने एक काम कर सकते हैं, अपने कैलकुलेटर में इस x की जगह -2 पाई पुट करें, इस x की जगह -2 पाई पुट कीजिए, तो आपको थोड़ी सी वैल्यूज पता चल जाएगी। अभी अंदाजन अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो तकरीबन कुछ ऐसा बनेगा। और ये यहां तक इसका बेसिकली एक हाफ साइकिल कंप्लीट होगा। और अगर फुल साइकिल की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि 360 डिग्री के अंदर 1/4 बन रहा है, 720 में हाफ साइकिल बन रहा है, ये -2 पाई से +2 पाई तक हाफ साइकिल बना हुआ है। फिर ये इसी तरीके से ऊपर जाएगा और ये फिर जाके आगे की कंप्लीट होगा। बहरहाल सो अप्रोक्सीमेटली ये है कि अब एक्यूरेटली ये वैल्यू क्या है, ये 2 मार्क्स है तो आप, वैसे इसकी जरूरत नहीं है एक्यूरेट की क्योंकि ये 1 मार्क का है सिर्फ। आप वैसे एक्यूरेट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं तो आप इस एक्स में आप -2 पाई पुट करें, आप इस -2 पुट पाई पुट करें, उसके अगेंस्ट एग्जैक्ट नंबर जो आ रहा है उसके मुताबिक, खैर एग्जैक्ट तो प्लॉट करना भी मुश्किल होगा यहाँ पे, तो आप बहरहाल एक बेहतर आइडिया दे। अब बताना ये है कि एक्सप्लेन वेदर द फंक्शन जी हैज इनवर्स या नहीं। देखिए इनवर्स उस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, जिसमें हर रेंज के अगेंस्ट एक यूनिक डोमेन, या जिसका हमने सिंपल सा एक टेस्ट रखा हुआ है, और वो टेस्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट।
इस ग्राफ के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है कि कहीं पे भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे मीट करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा पे मीट करे तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल है। तो कहीं पे भी आप लाइन लगाएं, देखें वो ग्राफ एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? यस, इट्स इनवर्स एग्जीस्ट एंड रीजन इज because it is one to one function, because it is one to one function। और वन टू वन फंक्शन की रीजन क्या है? बिकॉज it passes horizontal line test। ये पार्ट हो गया। describe fully a sequence of three transformation which can be combined to transform the graph of y is equal to sine x for 0 to pi by 2 to the graph y is equal to f of x, making clear that the order in which the transformations are applied। f of x किधर है? वो पिछले पार्ट में। अच्छा, ग्राफ तो वही है, 3 + 2 sin 1/4x। so y is equal to sin x से क्या बनाना है? f of x is equal to 3 + 2 sin 1/4x, ये बनाना है। चले बनाते हैं। बताइए इस साइन एक्स को ऐसा क्या किया जाए कि वो बनाए? 3 ऐड भी करना है, 2 मल्टीप्लाई भी करना है और x के साथ 1/4 मल्टीप्लाई भी करना है। पहले क्या करूं? पहले 1/4 कर लेते हैं जी, ठीक कह रहे हैं। सो आप बेसिकली कह रहे हैं कि साइन x की क्या कर दूं? 1/4 कर। ठीक है, हो गया। अब क्या कर दें इसको? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करूं? इसमें 3 ऐड कर दूं। और यही ऑर्डर देखें, वो चीज बन के अब इसी ऑर्डर की ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। ये साइन एक्स को जब 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्यों, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन। एंड व्हाट्स द स्ट्रेच फैक्टर? 4। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच में इक्वेशन में अगर 1/4 लिखा हो तो स्ट्रेच फैक्टर उसका रेसिप्रोकल होता है, सो 4। अब क्या किया मैंने? 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया। दिस इज वर्टिकल स्ट्रेच, या इसको लिख सकते हैं स्ट्रेच इन y डायरेक्शन। एंड व्हाट्स द स्ट्रेच फैक्टर? 2। और एंड में हमने पूरे फंक्शन में 3 ऐड कर दिया। सो दिस इज ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन का कॉलम वेक्टर क्या हमने इसको राइट लेफ्ट शिफ्ट किया? नो, एक्स में से कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 0। लेकिन ओवरऑल फंक्शन 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, पूरा ग्राफ 3 यूनिट ऊपर, तो ये 3 यूनिट ऊपर ट्रांसलेट हो जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, स्ट्रेच फैक्टर 4, वर्टिकल स्ट्रेच, स्ट्रेच फैक्टर 2, ट्रांसलेशन 0 3। और यही ऑर्डर है। मीन इसमें मल्टीपल ऑर्डर बन सकते हैं, इसमें मल्टीपल ऑर्डर, किसी को डिफरेंट ऑर्डर बन सकते हैं इसमें, लेकिन ये ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया 8 C and D। नेक्स्ट ताहा आपने 9 का कौन सा पार्ट कहा था? इसका बी पार्ट। शो दैट द nth term of one of the two possible geometric progressions is equal to 4 power n minus 2 multiplied by the nth term of the other geometric progression। ये पिछले ए पार्ट के साथ इसका मतलब, पहले वो देख लेते हैं।
The second term of a geometric progression is 16. Mean AR is equal to 16. Sum to infinity is 100. Sum to infinity होता है A over 1 minus R is equal to 100. Find the two possible values of the first term. तो आपने इनको सॉल्व किया होगा और टू पॉसिबल वैल्यूज आई A is equal to 20, A is equal to 80. So 20 और 80 आंसर पीछे से आपके पास आया हुआ है. So सेकेंड टर्म आपको पता है 16 है. ठीक हो गया. अब आते हैं 20, 80 और 16. सो फर्स्ट टर्म पहले केस में क्या है? फर्स्ट टर्म 20 और दूसरे केस में फर्स्ट टर्म क्या है? 80. सो पहले केस में फर्स्ट टर्म है 20 और शायद दूसरे केस में फर्स्ट टर्म है 80 और दूसरी टर्म तो दोनों में 16 है. ये टू पॉसिबल सिनेरियोज मान रहे हैं ना. प्रूव ये करना है कि nth term of one of the two possible geometric progression is equal to 4 power n minus 2 multiplied by the nth term of the other geometric progression. कोई मसला नहीं है. आप दोनों के nth term फाइंड कर सकते हैं. फाइंड करें. उन्हीं की कुछ कंपैरिजन की बात कर रहे हैं. आप दोनों के nth term फाइंड करें. आप इसकी इसकी फर्स्ट टर्म है 20. इसकी रेशियो कितनी है? 16 over 20 is 4/5. इसमें फर्स्ट टर्म इज 80 एंड रेशियो कितनी है? 16 over 80, 1/5. nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर एन माइनस 1. ए आर एन माइनस 1. और इधर nth टर्म क्या है? ए आर एन माइनस 1. बस. अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? वो कह रहा है show that the nth sum of one of the two possible geometric progression is equal to 4 power n minus 2 multiplied by the nth sum of the other geometric progression. देखें वो कहना ये चाह रहा है कि अगर एक की nth टर्म को मैं कहूं एस एन, दूसरे की nth टर्म में कहूं पी एन. वो कह रहा है कि the nth term of the two possible geometric progressions is equal to 4 power n minus 2 multiplied by the nth term of the other geometric progression. Mean एक की nth term is 4 power n minus 2 times the nth term of the other. जिसका मतलब मुझे दोनों की nth term का रेशियो अगर मैं लूं डिवाइड करूं तो आंसर क्या आना चाहिए? 4 पावर n माइनस 2. ये आना चाहिए. तो डिवाइड कर लें, आंसर 4 पावर n माइनस 2 आ जाएगा. एक तरीका तो यही है. दूसरा तरीका ये है. सॉरी इसकी nth टर्म को मैं 1 कह दूं और उसकी 2 कर दूं. nth टर्म 1 को डिवाइड करें nth टर्म 2 से. 20 into 4/5 पावर n माइनस 1 को डिवाइड करें 80 into 1/5 पावर n माइनस 1. 20 over 80 बन जाएगा 1/4. अब अगर लिखा हो a पावर x ओवर b पावर x, पावर अगर इक्वल हो तो हम उसको लिख सकते हैं ना, a डिवाइडेड बाय b पावर होल पावर x, ऐसे लिख सकते हैं. तो मैं इनकी पावर सेम है तो मैं लिख लूंगा 4/5 डिवाइडेड बाय 1/5 पावर n माइनस 1. ऐसे लिख सकते हैं और ये बन जाएगा 4. सो आपके पास आ गया 1/4 इंटू 4 पावर n माइनस 1. और फर्दर अगर आप देखें तो a nth टर्म 1 डिवाइड बाय a nth टर्म 2. ये 1/4 को हम लिख सकते हैं 4 पावर माइनस 1.
तो ये क्या बन जाएगा 4 पावर n माइनस वन, 4 पावर n माइनस टू बन रहा है। सो प्रूव हो रहा है कि nth टर्म of first is equal to 4 power n minus 2 times the nth term of second. कोई मसला नहीं, मुझे पता ही नहीं था कौन सी है, मुझे मुझे लग रहा था कि उल्टा आ जाएगा, मेरा हो सकता है आता 1/4 पावर n माइनस, तो उसके मुताबिक मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेट कर लेता हूँ। ये मुझे भी नहीं पता था, ये तो ऐसे ही रैंडमली मैंने स्टार्ट किया। जी क्लियर है। नेक्स्ट बताइए। ओके 11C कहा है आमिना ने। 11C है given that k is equal to 10.5, find the equation of the normal to the curve at the point where the tangent to the curve makes an angle of tan inverse 2 with the positive x-axis। जो एंगल है वो कितना है tan inverse 2। ये नॉर्मल बना रहा है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल। नॉर्मल टेंजेंट, find the equation of normal where the tangent to the gradient to the curve makes an angle of tan inverse 2। सो टेंजेंट अगर एंगल बना रहा है tan इनवर्स 2, तो इसका मतलब यहां से हो गया, आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपको जो ग्रेडियंट वाला मैंने कहा था कि टॉपिक डिफरेंशिएशन में करें, उसमें एंगल कोई भी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ या एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, वो अगर फाइंड करना हो तो हम कैसे करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m से। ऐसे ही है, ये फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m। अगर आपको किसी भी लाइन का एंगल फाइंड करना हो विद द एक्स एक्सिस या विद द हॉरिजॉन्टल, और आपको ग्रेडियंट पता हो, तो आप उस ग्रेडियंट का tan इनवर्स ले लें, यू विल गेट द एंगल। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो आप देखिए थीटा इज इक्वल tan इनवर्स ही लिखा हुआ है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 2 इसका मतलब ग्रेडियंट है उस टेंजेंट का, इसका मतलब उस टेंजेंट का ग्रेडियंट 2 है, और अगर टेंजेंट का ग्रेडियंट 2 है तो नॉर्मल का ग्रेडियंट -1/2 है। सो आपको नॉर्मल का ग्रेडियंट पता चल चुका है, आपको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी थी। सो अब आपको प्रीवियस देखना पड़ेगा, पॉइंट चाहिए ना नॉर्मल को, बाकी तो है, आप पिछले पार्ट से हमें इंफॉर्मेशन बाकी मिलेगी। आपने dy बाई डी एक्स फाइंड किया हुआ है, ऐसे ही है ना, dy बाई डी एक्स फाइंड किया हुआ है। सो जो भी आपने dy बाई डी एक्स फाइंड किया हुआ है, उसमें dy बाई डी एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, टेंजेंट का ग्रेडियंट 2, वहां से आपको मिलेगा x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही है, वो x कोऑर्डिनेट ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो यू विल गेट द y कोऑर्डिनेट। सो वो x y कोऑर्डिनेट और ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल हम y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन में यूज करेंगे, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। क्लियर है, और कोई क्वेश्चन? ये एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्स एक्सिस करना हो तो थीटा इज इक्वल tan इनवर्स है, और वो जो था वो था आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो है थीटा इज इक्वल tan इनवर्स m1 माइनस m2।
ओवर 1+m1m। वो भी इस तरह कर सकते हैं, आप दोनों का tan इनवर्स 2 अलग अलग कर लें और आप माइनस कर दें। जी क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? सो आज आपने अटेम्प्ट करना है मई जून 2023 9709 का वेरिएंट 13। मैकेनिक्स का भी मई जून 2023 9709 था 43 और इसका 13। सो ये पेपर आज अटेम्प्ट कीजिएगा। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।